नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और जिसमें से 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, जिसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा पड़ा हुआ है। आज हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो अध्याय का क्या नाम है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब एक कहानी के साथ देखिए शुरुआत होती है, जैसे सारे चैप्टर में हो रही है। जैसे ही घंटी बजती है, एक क्लास है, क्लासरूम है, मतलब एक स्कूल में क्लासरूम में जैसे ही बेल बजती है, जैसे जो टीचर रहता है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। आज वो पहली बार कहाँ जा रहे हैं? पुस्तकालय जा रहे हैं ना। तो मेरी एक लड़की है, वो देखिए कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और वहाँ किताब से भरी ढेर सारी रैक थी और कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए टीचर ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। तो मेरी का यहाँ क्वेश्चन है कि वेद क्या है। आइए इस चैप्टर में आगे पता लगाते हैं कि वेद है क्या। वेद के बारे में वैसे भी आपने सुना जरूर होगा कि 4 प्रकार के वेद हैं। हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब देखो, इसको नोट कर लो कि अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, चारों वेद को नाम दिए रहेंगे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जिसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति माने प्रार्थना में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि किसके देवता हैं? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जो एक खास पेय बनाया जाता है, जिससे एक तरीके से पेय बनाया जाता है। सोम रस सुना है? वैसे ही। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने करी थी? ऋषि मुनियों ने की थी। जो आचार्य होते थे यानी जो गुरु होते थे, वो स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर एकदम कंठस्थ करवा देते थे, याद करवा देते थे। और अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले क्या थे? ज़्यादातर लोग पुरुष ही थे। कुछ जो प्रार्थनाएं उनकी रचना जो है महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की जो भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अगर आपसे पूछे कोई कि ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा है, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में। यानी इस समय जो आप स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं, उससे ये भाषा थोड़ी सी भिन्न है। जो आप इस समय स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक उस तरह का संस्कृत नहीं है। या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले मुझे देख रहे होंगे, स्कूल पास आउट कर चुके होंगे, यदि कभी संस्कृत पढ़े होंगे तो संस्कृत से अलग है ये भाषा जिसमें वेद लिखा है। अब थोड़ा सा भाषाओं के बारे में जान लो। संस्कृत भाषा भारोपीय माने भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, भाषाएं भी अलग अलग परिवार का हिस्सा है। तो भारत और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उस परिवार का एक हिस्सा है संस्कृत भाषा। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की बहुत ढेर सारी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब इसी परिवार से जुड़ी हैं, भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें यानी शुरुआत में कई शब्द एक जैसे थे। जैसे मात्र संस्कृत में कहा जाता था, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। तीनों किसके लिए? माँ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और जो माँ है वो तीनों में कॉमन है। माँ, मदर और मातृ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में कॉमन है। इसलिए इसको एक परिवार का सदस्य कहा जाता था, क्योंकि समानता कुछ कुछ दिखती थी। ठीक। और उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की। ये तिब्बत बर्मा परिवार भारोपीय भाषा परिवार से अलग परिवार है। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार का है। ठीक,
कौन कौन से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। और झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में कई बोली जाने वाली जो भाषा है वो एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक, यानी अपने देश में कई भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, एक तो भारोपीय, ठीक, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत वर्मा भाषा परिवार, अलग अलग भाषा परिवार का भाषा है। अब इसमें एक होमवर्क दिया हुआ है बच्चों के लिए कि ऐसे भाषाओं की सूची बनानी है जिसको आपने सुन रखा है। ठीक, और भाषा परिवार पहचानने की कोशिश करिए कि वो कौन से भाषा परिवार में आते हैं। अब ये बात ये है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। बात समझ रहे हैं? जैसे हम ये आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ते हैं हम लोग बुक्स को। और ऋग्वेद का उच्चारण, उच्चारण माने प्रोनाउंस करना, बोलना, श्रवण माने सुनना, पढ़ा नहीं जाता था इनको। रचना के कई सदियों बाद, ध्यान दीजिएगा, कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। और इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, मात्र 200 साल पहले जब ऋग्वेद छपने लगा है। इसके पहले लोग केवल उसका उच्चारण करते थे, सुन सुन के एक दूसरे से याद रखें, पता ही नहीं था। ठीक है। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार जैसे पुरातत्ववेत्ता नहीं होते, इनकी तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन जो भौतिक अवशेष हैं, जैसे अब तक आप पुरातत्वविदों को देख रहे थे, ठीक, जैसे आरंभिक नगर वगैरह के बारे में जाने, तो उन लोग खुदाई उदाई करके कहीं से महल का अवशेष मिल रहा है, कहीं कुछ बर्तन मिल रहा है, कोई हथियार मिल रहा है, कहीं से राख का अवशेष मिल रहा है, कहीं से कपास का, कपड़े का अवशेष मिल रहा है। तो लोग अवशेष पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इतिहासकार लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो आइए देखें ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं वो वार्तालाप, वार्तालाप माने कन्वर्सेशन, ठीक, जैसे बातचीत है ना, कन्वर्सेशन इसके रूप में है। ठीक, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी व्यास और सतलुज, इनको देवियों की तरह पूजा जाता था, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक, इन दोनों नदियों को मानचित्र में खोजना है ना। मानचित्र ये देखते हैं, मानचित्र जो पीछे ही बना था पिछले चैप्टर में, उसी मानचित्र में हमको खोजना है। खैर आ जाओ, ये देखिए, ये आपके पास जो एटलस होगा उसमें आप व्यास और सतलुज को टिक करिएगा। देखिए व्यास और सतलुज कहाँ बहती है, कल की क्लास में आपको दिखाया था। ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये देखिए, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ठीक, अब प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सब प्राक संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस समय की संस्कृत से ये अलग है। ठीक, तो पांडुलिपि माने मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई चीजें, ये सब हाथ से लिखा हुआ है। ये एक पन्ना है किसका? ऋग्वेद का। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ मिली है ये? कश्मीर में मिली है। ठीक है, और लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसी का उपयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये आज कहाँ रखी हुई है? महाराष्ट्र, मतलब पुणे में, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में इसको सुरक्षित रखा गया है, इसी पांडुलिपि को। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा संवाद दिया हुआ है जो ऋग्वेद में क्या किस चीज का उल्लिखित है। ये भी, ये विश्वामित्र नदियों के बीच जो संवाद होता है। विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जलों को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ठीक, फिर
इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना, देखिए विश्वामित्र और दोनों नदी व्यास और सतलुज, यही संवाद है, ठीक ऐसा ही है ऋग्वेद में लिखा गया जो ट्रांसलेशन किया गया है कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती थीं, ठीक है। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना किससे करी गई है, घोड़ों और गायों से करी गई है। और अब देखिए इन्हीं से कितना कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या रथ भी महत्वपूर्ण थे, सोच के बताइए कि अगर रथ महत्वपूर्ण थे तो। और फिर से एक बार पढ़िए और बताइए कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का इसमें उल्लेख है। लिखा है ना, मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर आया हूँ, ठीक है, यानी गाड़ियां भी चल रही थी उस समय, ठीक। और ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदी जैसे खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ये प्रश्न पूछा था, आपको याद रखना है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। पूछेगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है। और मानचित्र में देखना है और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाना है जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। तो किसका किसका नाम है ऋग्वेद में, सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र है, ठीक है। तो जो सिंधु की जितनी सहायक नदियां हैं वो तो हैं ही हैं, और गंगा यमुना का भी उल्लेख है। और मानचित्र देख के बताइए भाई कि किसका नहीं है ना। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, बच्चों माने और खासकर पुत्रों, जिसमें पुत्रियां इंक्लूडेड नहीं है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी हुई हैं, ठीक, बात समझ रहे हैं। क्यों ये सब इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी जो पशु होते हैं। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाए, सिर्फ इसलिए लड़ाई करते थे। बात समझ रहे हैं, तब भी लड़ाई होती थी, ठीक। किस लिए लड़ाई हो रही है, कि जहाँ अच्छी फसल उपजे इसलिए लड़ाई, क्योंकि यहाँ जौ जौ यहाँ जल्दी उपज जा, जौ जल्दी उपजने वाली फसल है, और यहाँ जौ हो रहा है, लड़ो इसके लिए, ठीक है। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए होती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयों का रीजन देखिए क्या क्या रहता था। और युद्ध में जो धन जीतते थे, धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे जो मुखिया होता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, माने जो पुरोहित होते थे लूट के धन के वो भी भागीदार होते थे, और शेष धन आम, सोचिए सब रूटीन वर्क है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति समझ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, ये क्या है, आहुति देना ही तो है। और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ठीक? बलि, सुने कि नहीं? वही। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, और इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों, यानी सरदार के लिए उनको चुना जाता था जो कुशल योद्धा हों। अब इसमें लोगों के विशेषता बताने वाले शब्द ऋग्वेद में कौन-कौन से हैं? वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे लोगों में किया जाता था? काम जो करते थे उसके आधार पे, जो भाषा बोलते थे उसके आधार पे, परिवार के आधार पे, समुदाय के आधार पे, जहाँ रहते थे प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द को देखिए, जैसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। कौन? पुरोहित, ठीक है। दूसरे कौन थे? राजा, यानी 2 वर्ग थे, एक पुरोहित, एक राजा। और ये वैसे राजा नहीं है जिनके बारे में अभी आगे पढ़ा जाएगा, उस तरह के राजा नहीं है। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते हैं, जैसे राजा माने क्या, राजा का कोई बड़ा साम्राज्य, उसकी राजधानी है, वो एकदम मार ऑर्डर दे रहा है ये कर, उस तरह के राजा नहीं है, सामान्य है। ना राजधानी है, ना महल है, ना कोई सेना है, ना ही ये कर वसूल रहे हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल है। लेकिन फिर भी पुरोहित वर्ग से अलग है ये, ठीक है। पुरोहित, ये राजा पूजा पाठ नहीं करा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा रहे हैं, ये नॉर्मल लोग हैं। जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करा रहे हैं वो पुरोहित लोग हैं। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक और
वैसे तो आप आगे देखेंगे जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, उसी को मोनार्की सिस्टम बाद में कहा गया। ठीक, मोनार्की सिस्टम बाद में यही बना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन उस समय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था ना। अब एक बार फिर से पढ़िए और अब ये पता लगाने की कोशिश करिए, तो फिर राजा करते क्या थे, राजाओं का क्या काम रहता था। वही सरदार जिनको कहा जा रहा है वही, ठीक, जो उसमें बलशाली होते थे उनको चुना जाता था राजा। देखिए लिखा हुआ है ना, ये पुरुष युद्धों में भाग लेते थे, स्थायी कोई सेना नहीं होती थी, वो सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ये सब काम हुआ करता था किसका, राजा का काम हुआ करता था। अब जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ठीक, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन से क्या बना है, जनता, जनता जनार्दन, ठीक, ये आज भी प्रयोग होता है। और दूसरा था विश्व, जिससे कौन सा शब्द निकला है, वैश्य शब्द निकला है। एक जन था, एक विष था। इसके बारे में अध्याय 5 में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जो पॉपुलेशन वहां रह रही है, जो जनता जनार्दन रह रही है, जो पब्लिक रह रही है, उनके लिए। ठीक, इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लग रहा है, भरत जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और तथा अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक, ये ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। बाद के समय में जो दस्यु था यही दास बना और दास का स्त्रीलिंग दासी हुआ और इस शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया धीरे धीरे आने वाले समय में। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। आगे दास, यही दास का मतलब यही हो गया। ठीक, दास प्रथा चली, आपसे पूछा था दास प्रथा। ठीक है, गुलाम, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा किस किस शासक के समय में गुलाम थे, गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक किसके समय में थी। और ये तो चलो अपने भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखें आप, अमेरिका में सबसे ज़्यादा दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा अमेरिका में किसने ख़त्म की, ये कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। यानी एक जगह ऋग्वेद की रचना हो रही है, एक जगह क्या हो रहा है, आओ देखते हैं। चलिए देखा जाए क्या हो रहा है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। सबसे पहले अगले पृष्ठ के चित्रों को देखना है। ये देखो, पहले चित्र देखो। ठीक, ये देखिए, ये सारे चित्र को देखिए। खामोश प्रहरी माने क्या होता है, चुपचाप जो पहरा दे रहा है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी जहाँ लोगों को दफनाना है उसके किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाने लगे थे। इसको क्या कहा जाता था, शिलाखंड महापाषाण। और कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल दिखाए गए हैं पिछले चैप्टर में, जो मानचित्र बना है उसमें। और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। जैसे ये देखो, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें, बड़े बड़े ये देखिए कब्र है और ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, दिख रहा है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। ठीक, ये सारा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से करीने से सजाए हुए हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, ये गोलाकार आकृति में सजाए, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि कब्र जैसी भी कोई चीज होती थी। ठीक है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा जाता था। ठीक, या सिस्ट। और यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट
होल, बहुत बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में भी जाने का, मतलब कब्र में भी अंदर कमरा बनाया हुआ था, उसके अंदर जाने के लिए रास्ता भी बनाया हुआ था। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, ठीक? जैसे क्या-क्या करना पड़ता रहा सोचो, पहले तो गड्ढा खोदो, ये सब सिस्टम से लगाना जैसे आज मज़दूरों का काम होता है। फिर उसके बाद शिलाखंड यानी बड़े-बड़े पत्थरों को ढो कर लाना, फिर बड़े पत्थर को तराशना, ठीक? सेट करो, ठीक है? और फिर जो मरा हुआ उसकी लाश को दफनाना, ये कितना काम करना पड़ता रहा होगा लोगों को। और इन सब कब्रों में कुछ समानताएँ हैं। जैसे क्या-क्या समानता है? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, है ना? जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। जो मृतक होते थे उनको कुछ खास किस्म का मिट्टी का बर्तन रहता था, काले या लाल मिट्टी के बर्तन, इन्हीं के साथ दफनाया जाता था। और इसके साथ ही जो हथियार मिला है वो लोहे के औजार और हथियार है, घोड़े के कंकाल हैं और सामान, पत्थर और सोने। ये आप शुरू से देख रहे हैं। लोग मर रहे हैं तो उनके साथ सामान को दफनाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है। मिस्र में भी यही थी। मिस्र में तो बहुत चीज़ें दफनाते थे कि उनको सब काम आएगा। उनकी फ़ेवरेट चीज़ें सारी दफनाते थे, जो बड़े-बड़े पिरामिड बने हुए हैं। ये हर जगह ये दफनाने के साथ उनकी फ़ेवरेट। और आप देख रहे हैं लोगों को मेहरगढ़ में जो मिला हुआ है एक जगह जहाँ पे आदमी के साथ बकरी दफनाए गए हैं कि खाने परलोक में खाने के काम आएगा उनके, ठीक? अब प्रश्न है क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो महापाषाण कब्रों से कुछ लोहे के सामान मिले हैं। ये देखो क्या-क्या मिला है। घोड़े के लिए सामान, ठीक? ये देखिए, ये घोड़े के लिए सामान है। और कुल्हाड़ी और एक कटार, ये देखिए, ये एक कटार मिली है, ठीक? कुल्हाड़ियाँ हैं, ये घोड़े के लिए सामान है और ये कटार है, ये सब मिला हुआ है। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। स्वाभाविक रूप से जब कब्र के साथ जो मिला है वो मरे हुए व्यक्ति का ही रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है? फिर वही मानचित्र 2 पे जाइए और ब्रह्मगिरी को खोजिए। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, ठीक? तो ये इससे पता चलता है हमको कि सामाजिक भिन्नता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ सरदार तो दूसरे अनुयायी। अब जैसे जिनकी कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, ऑब्वियस सी बात है वो अमीर रहा होगा, बड़ा आदमी रहा होगा, तब सोनक मनका उसके साथ दफनाया गया। और जिसके साथ सिर्फ मिट्टी का बर्तन दफनाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो गरीब व्यक्ति रहा होगा, ठीक? तो इससे पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता, आर्थिक असमानता तब भी थी। जिस आर्थिक असमानता आज है वैसे ही तब भी थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ठीक? और वो दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफना सकें, कि दोबारा आके फिर से यहाँ दफनाया जा सके। यानी एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पे दफनाया गया है। भाई जब जो मरा होगा तभी, ये थोड़ा ना है कि अब इकट्ठे सबको दफना जाए तो इकट्ठे सब मर कहाँ रहे होंगे, सब तो अलग अलग समय मर रहे होंगे ना, लेकिन दफनाने की जगह एक ही रही होगी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 में क्या खोजना है आपको? इनाम गांव खोजना है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे लोग, ठीक है? और यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है? यानी दफनाते समय सिर हमेशा उत्तर की ओर होता था। यानी एक क्वेश्चन कि उस समय महापाषाण में लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था? नॉर्थ से साउथ की ओर दफनाया जाता था। ये बहुत पूछता है, ठीक है? सिर हमेशा उत्तर होता था। कई बार उनको घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, उसको दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। और एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में
4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये देखिए, कब्रें भी कितने तरीके से हैं। ये पूरा चैप्टर ये आपको बता रहा है क्या बताती हैं हमको किताबें और कब्रें। तो स्टार्टिंग में हमने किताब देखा कि ऋग्वेद कैसे-कैसे हमको उससे क्या-क्या पता चल रहा है। दूसरा, कब्र से भी क्या-क्या पता चल सक रहा है। तो सामाजिक भिन्नता के बारे में पता चला। दूसरा, मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में से एक था, ठीक है? और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हो सकता है ये वहाँ के सरदार का शव रहा हो, तभी तो अपने ही घर में दफनाए गए हैं, बाकायदा संदूक-वंदूक में एकदम, ठीक है? और वो घर जो है 5 कमरे वाला मकान है, उसमें बीच में आँगन है, संदूक में दफनाया गया है, ठीक? तो इससे सा मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है वो किसी सरदार का शव हो। अब कंकालों के अध्ययन से देखिए इतिहास कैसे कितना इंटरेस्टिंग है। कंकालों के अध्ययन से हम लोग क्या-क्या जान पाते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है? जैसे अगर छोटा कंकाल होगा तो स्वाभाविक रूप से तुरंत देख के जान मिलेगा कि किसी बच्चे का रहा होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है, ठीक? यानी किसी एक लड़के और लड़की के कंकाल में आप फ़र्क नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे का कब्र है। लेकिन अब ये लड़की का कब्र है कि लड़के का, ठीक? फीमेल का है या मेल का, ये नहीं पता लगा सकता है, ठीक? क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? देखो होता क्या था, कभी-कभी कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि कंकाल से नहीं पता चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है, ठीक? सामान के आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता था। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, तो कई बार उसको महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएँ हैं क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आज तक डाउट इन सब चीज़ों में चल रहा है। कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। क्यों? होता क्या है, चूँकि महिलाएँ जो हैं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा जो है पुरुषों से आम तौर पे ज़्यादा बड़ा होता था, ठीक? इस आधार पे ये गेस मारा जाता था कि ये किसी महिला का कंकाल है या किसी पुरुष का कंकाल है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पे यानी कंकाल के भी अध्ययन से इतना सब कुछ अंदाज़ा मारा गया है, ठीक है? आज से लगभग 2000 साल पहले एक वैद्य हुए जिनका नाम था चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी, चरक संहिता। नोट करिए प्रश्न कि चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक ही हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, उनका मानना था। और ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206, क्योंकि अगर आपसे पूछे कोई हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो हम लोग बताते हैं 206। चरक ने कहा था कि 360 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में हड्डियों की गिनती में हो सकता है दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ के संख्या बताई हो, इन सबको भी जोड़ लिया हो, ठीक है? दांत को भी हड्डी के रूप में जोड़ लिया होगा। तो इस आधार पे उन्होंने 360 कहा होगा क्योंकि आज जो आधुनिक मेडिकल साइंस है वो क्या बताता है कि 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अब आप सोचिए कि शरीर के बारे में चरक ने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा करी होगी। ये सब सोचिए भाई, ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या क्या काम किया करते थे। पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते भी रहे होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की भी हड्डियां पाई गई हैं, ठीक है? ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं उस समय। ये सारी चीजें लोग खाते वाते थे अपना, ठीक। अब इन प्रमाण के आधार पे इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनाओ कि उन लोग करते क्या रहे होंगे। आओ एक एक्स्ट्रा चीज देखते हैं। एटलस में चीन को खोजिए, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ सारी चीजें, हर जगह सभ्यताओं का विकास इसी तरह से हुआ है। मनुष्य अपने जीवन के क्रम में ऐसे ही आगे बढ़ा है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। चीन को खोजिए एटलस में अपने, ठीक। एटलस तो है ही आपके पास, खोलिए उसका पन्ना पलट के चीन को देखिए।
लगभग 3500 साल पहले यहाँ लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। ठीक है, हड्डियों पे लिखे हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। आजकल जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उस तरीके से। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं, और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ठीक, जैसे आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी करनी थी, और जिसमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे। लेकिन वो लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, जबकि महापाषाणिक उसमें लोहे का इस्तेमाल करना जान गए, क्योंकि कटार-वटार मिली है। अब ये चीन की बात है। इसके पूरे चैप्टर में आपने अपने भारत की बात देखी। ठीक? ये देखिए लिखा हुआ है। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कुछ-कुछ वैसा ही लग रहा है ना ये? ठीक, तो ये कहाँ का है? अब आप सोचिए कि ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फ़र्क है? अगर फ़र्क है, तो एक फ़र्क बताइए, ठीक? और फिर वही एक इमेजिनेशन है कि आज से 3000 वर्ष पहले के आप इनाम गाँव में रहते हैं। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई और आज माता-पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। ये बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है, और आपको क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? ऊपर से देखिए, ये वाला ये सब ध्यान दे लीजिएगा कि इन लोग किस-किस चीज़ को खाते-वाते थे, किस-किस चीज़ का प्रमाण मिला है, ठीक? अब इसे इमेजिन करना है। बाकी ये चैप्टर का डिस्कशन खत्म हुआ। इसमें जो भी पॉइंट थे, वो सब नोट कर लीजिए। बीच-बीच में हमने बताया, जो-जो प्रश्न पूछे उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है तो इसके लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बात तो प्रश्नों का उत्तर लिखें, दूसरी बात अगर कोई सुझाव हो जो हमारी इम्प्रूवमेंट में मदद कर सकता है तो उसको भी लिखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।